नमस्कार, वेलकम टू द पंचतंत्र फाइल्स। पिछले 4 दशकों से उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध, गरीबी, बेरोजगारी के साथ जिस एक खास चीज के लिए बनी हुई थी वह हैं खराब सड़कें। ये खराब और टूटी हुई सड़कें न केवल असुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेदार थीं, बल्कि सड़कों पर होने वाले अपराध के लिए भी। परंतु क्या ये बातें समय के साथ पुरानी हो रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश एक नए कलेवर में उदित होने की ओर चल पड़ा है? क्या उत्तर प्रदेश ऐसी योजनाएं और नीतियां बना रहा है कि मुख्यमंत्री को लगता है कि उत्तर प्रदेश आगामी वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य अप्राप्य और स्वप्नदर्शी प्रतीत होता है? इस दिशा में उठे हर सही कदम को जानने की करेंगे कोशिश। क्या सड़कें उत्तर प्रदेश का भाग्य और भविष्य दोनों बदल पाएंगी? उत्तर प्रदेश अपनी मजबूत होती आधारभूत संरचना, खासतौर पर सड़कों के विकास से वर्तमान को कितना बदल पाएगा, ये जानने के लिए हम पहले यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान दशा क्या है। तुलनात्मक तौर पर राष्ट्रीय औसत या आंकड़ों में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? राज्यवार जीएसडीपी यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? अगर जीएसडीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश 19.4 लाख करोड़ रुपए के साथ महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र की जीएसडीपी 30.7 लाख करोड़ के साथ भारत में सबसे ऊपर है। अमेरिकी डॉलर की गणना में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद लगभग $300 बिलियन के आसपास दिखाई देता है। परंतु नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में गरीबी के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। प्रदेश की 37.79% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है। 22 करोड़ की विशाल जनसंख्या व अति उच्च जनघनत्व के सामने ये आंकड़े और भी चिंतित करने वाले हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों की तुलना में कोई सम्मानजनक रूप से नहीं दिखाई देते हैं। परिवहन व यातायात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निकट अतीत उतना प्रभावी व कुशल नहीं दिखाई देता है। फिर सवाल उठता है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी किस आधार पर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात मजबूती से रख रहे हैं। देखिए, भविष्य की ओर उत्तर प्रदेश की उड़ान का मजबूत कदम 2 तरीकों से पूरा होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक अवसंरचना और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना में गुणात्मक बदलाव अपेक्षित है, वहीं भौतिक अवसंरचना में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के बदलाव देखे जाने चाहिए। सामाजिक अवसंरचना क्या होती है, वह इस पर कैसे काम होना चाहिए, वह सरकार क्या डिलीवर कर रही है, हम इस पर अलग से आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक अवसंरचना के तहत रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, नदी बंदरगाह, हवाई अड्डे, कार्गो हवाई अड्डे, फ्रेट के लिए अलग अलग कॉरिडोर, इसके अलावा विद्युत, ऊर्जा और भी सहायक चीज़ें आती हैं जो कि भौतिक अवसंरचनाओं के तहत देखी जाती हैं। हम आज की रिपोर्ट में फिलहाल सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। सड़कें किसी भी अधिवास या राज्य के लिए नसों की तरह होती हैं। उत्तर प्रदेश आज दुनिया के बेहतरीन रोड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर है। परंतु आधुनिक व तेज गति की सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश की कोशिशें 2009 में ही शुरू हो गई थीं, जब तत्कालिक प्रदेश सरकार ने आगरा से नोएडा तक यमुना एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए मौजूदा NH-19 की तुलना में ज़्यादा तीव्र, सक्षम व आधुनिक विकल्प प्रदान करता है। परंतु दिल्ली व आगरा के बीच की दूरी को 4.5 से 5 घंटे की बजाय महज 2 घंटों में समेट देने वाला यह एक्सप्रेसवे है क्या? एक्सप्रेसवे सड़कों की दुनिया में सर्वोच्च गुणवत्ता वाली सड़क होती है, जिसमें प्रवेश व निकास एक्सेस कंट्रोल होता है। अर्थात प्रवेश व निकास के लिए अलग अलग सड़कों के साथ साथ निश्चित दूरी पर स्थान निर्धारित होता है। इससे कार्गो मूवमेंट यानी माल ढुलाई तीव्र गति से संचालित होने के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आरामदायक व सुविधाजनक होता है। इसके साथ ही ध्यान यह भी दिया जाना चाहिए कि इन सड़कों पर यात्रा करने या माल ढुलाई में एक निर्धारित टोल भी अदा करना पड़ता है, जो प्रायः जेब पर भारी पड़ता है। परंतु लंबी अवधि में व्यापार व व्यवसायों के विकास से यह खर्च अदृश्य सा हो जाता है। ज़्यादातर अर्थशास्त्री ऐसा ही मानते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को उस समय गति प्रदान की जब भारत में एक्सप्रेसवे की अवधारणा उतनी आम नहीं थी।
उसके बाद दिल्ली से नोएडा के बीच दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे व नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की नींव पड़ी। अब दिल्ली से आगरा घंटों नहीं बल्कि मिनटों की बात होने लगी। अगले दशक में आगरा तक का यह सफ़र लखनऊ तक होने लगा। ये सफ़र 12-13 घंटों के बजाय महज 5 से 6 घंटों तक सिमट गया। इसी दशक में राजधानी लखनऊ दिल्ली के साथ तीव्र, आधुनिक और प्रभावी माध्यम से जुड़ चुका था। परंतु इस सफ़र के दूसरे दशक में आखिरी वर्षों में शानदार तरक्की देखने को मिली, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की ये हाईवेज उच्च गुणवत्ता के साथ राज्य के पश्चिमी हिस्से व राजधानी लखनऊ तक ही सीमित थे। परंतु ये वो दौर था जब एक्सप्रेसवे का संपर्क राज्य के सबसे पिछड़ों इलाकों तक पहुंचना शुरू हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस कड़ी में मील का पत्थर दिखाई देने लगा। यह राज्य की राजधानी लखनऊ को एक पिछड़े हुए जिले गाजीपुर से जोड़ता है। 340 किलोमीटर का लंबा यह एक्सप्रेसवे अपनी यात्रा गाजीपुर बलिया बॉर्डर के पास आकर समाप्त करता है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थित कुदरैल, जो इटावा जनपद में है, को जालौन, हमीरपुर, बांदा होते हुए चित्रकूट से जोड़ता है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजरता है वो इलाके आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बेहद पिछड़े हुए हैं। इसलिए उम्मीद बधी है कि इन प्रयासों से आने वाले कुछ दशकों में इन इलाकों की तस्वीर और तकदीर प्रभावी रूप से बदलेगी। एक्सप्रेसवे के विकास की सुनहरी गाथा में तीसरा एक्सप्रेसवे उस इलाके से गुजर रहा है जो 1990 के दशकों में अपने अपराध के लिए व हाल के कुछ वर्षों तक मस्तिष्क ज्वर के लिए कुख्यात रहा। ये इलाका है गोरखपुर, जिसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित जगह सलारपुर से जोड़ा जा रहा है। 91 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जनपद को संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर व आजमगढ़ से जोड़ेगा। ये इलाके निकट अतीत तक उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों में सम्मानजनक स्थान नहीं रखते थे। सामाजिक सूचकांकों में इन इलाकों की हालत वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार उत्तर प्रदेश में इंद्रधनुष जैसी परियोजना दिखाई देती है। इसने कनेक्टिविटी के साथ साथ रोजगार, निर्यात, विपणन, ब्रांडिंग, निजी यातायात, पर्यटन व क्रिएटिव इकोनॉमी को बल प्रदान किया है। वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पश्चिम से पूर्व तक कनेक्ट हो चुका है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार भविष्य के आर्थिक विकास की बुनियाद के लिए कुछ और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और इस विशाल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 दिसंबर 2021 को किया गया। यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के महानगर मेरठ को प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीचों बीच से निकल रहा है व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में एक और वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के द्वितीय चरण में इसका विस्तार वाराणसी व उत्तर में हरिद्वार तक किया जाना अपेक्षित है। इसी तरह बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जो 23 किलोमीटर लंबा होगा, गाजीपुर बॉर्डर से प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया को जोड़ेगा। बलिया के जुड़ने के साथ ही बलिया जिला भी उत्तर प्रदेश के समृद्धि कॉरिडोर का भाग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने गोमती एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा है, जिस पर विस्तृत रिपोर्ट भी आनी बाकी है। यह एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ को हरदोई से होते हुए नैनीताल के आसपास कहीं ले जाकर जोड़ेगा। परंतु एक्सप्रेसवे की यह रिपोर्ट जो आपने देखी, ये यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा समर्थित है। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना 1.0 और 2.0 के तहत प्रदेश में सड़कों का विशाल नेटवर्क या तो दुरुस्त किया जा रहा है या ग्रीनफील्ड तरीके से बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब यह है कि ये सड़कें नए क्षेत्रों से एकदम नए तरीके से बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, खुर्जा, बुलंदशहर व नोएडा को सीधा लाभ मिल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इसके अतिरिक्त दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काम कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा सहारनपुर, बागपत व शामली से होकर गुजर रहा है। परंतु नहाई यानी NHAI की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लखनऊ के शहीद पथ से बनी तक सेंट्रल डिवाइडर पर बनने वाली एक पिलर पर खड़ा 6 लेन रोड, जो शानदार इंजीनियरिंग की तरह मिसाल होगी। इसके अलावा गोरखपुर शामली और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अपने अपने DPR चरण के बाद भूमि अधिग्रहण स्टेज में पहुंच चुके हैं।
ये दोनों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी को गोरखपुर शामली होते हुए अंबाला से कनेक्ट करेंगे। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नॉर्थ इंडिया के कार्गो व ट्रैफिक को परस्पर स्थानों तक पहुंचाने में एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे गाजीपुर के जंगीपुर से बलिया होते हुए रेवलगंज माझी घाट बिहार बॉर्डर तक एक ग्रीनफील्ड हाईवे भी प्रोजेक्टेड है। जैसी कई परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण स्टेज से चल रही हैं और ये दोनों सड़कें बिहार के अंदरूनी इलाके जैसे मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देंगी। मजेदार बात यह है कि ये सड़कें पूर्वांचल के इलाकों में मजबूत सड़क नेटवर्क का महज छोटा हिस्सा भर हैं। अगर इस पूरी रिपोर्ट पर हम बात करें तो प्रयागराज वाराणसी 4 लेन को 6 लेन में बदला जा चुका है। वाराणसी से गाजीपुर होते हुए गोरखपुर तक 4 लेन सड़क निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। गोरखपुर से लखनऊ के लिए पुराना 4 लेन अलाइनमेंट को 6 लेन किए जाने को लेकर भूमि अधिग्रहण फेज में चल रहा है। इसके अतिरिक्त वाराणसी आजमगढ़, वाराणसी जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ को 4 लेन किया जा चुका है। वाराणसी से भदोही तक 4 लेन, वाराणसी से चंदौली तक 6 लेन, वाराणसी अयोध्या ग्रीनफील्ड हाईवे विंध्याचल जौनपुर अयोध्या 4 लेन को भी धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया में लाया जा रहा है। गोरखपुर से आसपास सभी जिलों को जोड़ने के लिए जैसे देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण या तो पूरा हो चुका है या अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त अयोध्या से बस्ती बड़हलगंज होते हुए नेपाल के जनकपुर तक राम जानकी मार्ग व अयोध्या से प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज को जोड़ते हुए राम वनगमन मार्ग का कार्य 2024-25 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लखनऊ के आसपास के सभी जिले जैसे लखनऊ, हरदोई, बरेली 4 लेन प्रस्तावित है। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 4 लेन पर काम चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया व यूपी सरकार मिलकर राज्य के प्रमुख शहरों के इर्द गिर्द रिंग रोड बना रही हैं, जिसमें गोरखपुर रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड, लखनऊ आउटर रिंग रोड, वाराणसी रिंग रोड, प्रयागराज रिंग रोड, आजमगढ़ रिंग रोड बहुत हैं। इन सब के अलावा ये सभी तरह की सड़कें या तो डेवलपमेंट फेज में हैं या फाइनल फेज में चल रही हैं। परंतु महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सड़कों के इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी नेट से उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होगा। देखिए, जॉन एफ कैनेडी का फेमस कोट आपने सुना होगा। इसे हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने भी अपने दफ्तर में लगवा रखा है। अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। इसीलिए 22 करोड़ की आबादी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता उसकी सड़कों के विकास से ही खुलेगा, यह तो निश्चित है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति ऐसे जगह है जहां पश्चिमी छोर पर वह देश के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र से जुड़ा हुआ है। दिल्ली इसके सबसे पास है। वह हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह ये कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं का समुचित लाभ उठा सकता है। पूर्वी छोर पर कोलकाता, पटना, रांची, धनबाद, आसनसोल जैसे आर्थिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल व बिहार की सम्मिलित आबादी 22 करोड़ है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजनाओं यानी ODOP योजनाओं और अन्य MSME उत्पादों के साथ साथ कृषि, डेयरी व विनिर्मित वस्तुओं का अच्छा बाजार हो सकती है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा दिल्ली मुंबई के फ्रेट रूट का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल नेशनल वाटरवे 1 के साथ साथ सी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। हम इस पर एक अलग से पड़ताल कर बताएंगे कि नेशनल वाटरवे के रिवाइवल के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, वह इसकी संभावनाएं और उसकी चुनौतियां क्या हैं। उत्तर प्रदेश MSME उत्पादों जैसे पीतल, कालीन, चमड़ा, खेल आदि के अलावा टेक्सटाइल्स, जिसमें हथकरघा और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों हैं, का विशाल पैमाने पर उत्पादन करता है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसकी अन्य समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए, इसकी बात हम अलग वीडियोस में करेंगे, तो सड़कों के विकास से इस उद्योग को बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। हस्तशिल्प कृषि उत्पादों में उत्तर प्रदेश देश के बड़े उत्पादकों में से एक है। दूध, आलू, गन्ना व गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो 2022 की रिपोर्ट में सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। सड़कों की उच्च गुणवत्ता व इकोनॉमिक सेंटर्स के साथ इनका संपर्क राज्य की सामाजिक व आर्थिक उन्नति में मील का पत्थर बन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार और कई काम कर रही है, जैसे लॉजिस्टिक पार्क्स, फूड पार्क्स और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फील्ड में काम किया जा रहा है। फिर सवाल उठता है कि इन परियोजनाओं की संपूर्ण निर्माण में समस्या क्या आ रही है। भूमि अधिग्रहण की जुड़ी समस्याएं आम हैं। ज़्यादातर परियोजनाएं लोगों द्वारा कानून के संरक्षण के तहत न्यायालयों में प्रतिदावों के कारण ठप हैं, तो कुछ परियोजनाओं में देरी की वजह पर्यावरण से संबंधित क्लीयरेंस भी है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में देर होने की प्रमुख वजह परियोजनाओं के वित्तीय से जुड़ी हुई हैं। कोविड-19 के पश्चात उत्पन्न प्रभावों परिस्थितियों ने वित्तीय आवंटन में कुछ देर कर दिया है। अतः निष्कर्ष के रूप में क्या देखा जा सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारत के लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बनने की क्षमता हमेशा से रही है। उसके सामाजिक गुणवत्ता में बदलावों के साथ मूर्त अवसंरचनाओं को अपलिफ्ट किया जाए तो उत्तर प्रदेश का विकास तीव्र गति से संभव है। यह स्वप्नदर्शी नहीं है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बने, क्योंकि भारत को अगर 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की यात्रा करनी है तो उत्तर प्रदेश उस यात्रा का महत्वपूर्ण यात्री होगा। परंतु प्रभावी सहभागी तभी बन पाएगा जब वह अपने महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र मसलन मुरादाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, आगरा, मथुरा जैसे महानगरों की गुणवत्ता में बदलाव कर पाए। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में सड़कों को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर अपने उस दुर्लभ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार।